नमस्कार दोस्तों। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा के अंदर हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में बात करने वाले कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रत्यक्ष लोकतंत्र है क्या। ठीक है। हालांकि हमें इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने लोकतंत्र को समझने की कोशिश की। यदि आपने मेरी लोकतंत्र वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि आप मेरी डेमोक्रेसी वाली वीडियो को देख लें, जिसके अंदर हमने डेमोक्रेसी का जो फिलोसफिकल एसेंस उसका क्या रहता है, डेमोक्रेसी को हमने अच्छे से समझने की कोशिश की थी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि जो लोकतंत्र वो इंग्लिश भाषा का जो शब्द है डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है, और जो डेमोक्रेसी जो शब्द है वो भी अपने आप क्या है, यूनानी भाषा के जो दो शब्द है डेमोस और क्रेटिया से मिलकर बना है। डेमोस का मतलब होता है प्रजा और क्रेटिया का मतलब होता है शासन। इस तरह जो डेमोक्रेसी का जो मतलब होता है प्रजा जनता का शासन होता है, यह जनता का शासन रहा है। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है कि जैसे आज से पहले, मतलब आज से 2500 साल पहले प्राचीन यूनान के अंदर जो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की वहाँ से शुरुआत हुई थी, या प्रत्यक्ष लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी। परंतु आज के समय के अंदर दुनिया का कोई भी मुल्क हमें ऐसा नहीं देखने को मिलता जहाँ की प्रत्यक्ष लोकतंत्र मौजूद हो। ठीक है। प्राचीन यूनान के अंदर क्या है कि प्राचीन यूनान के अंदर छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे, जिनकी जो जनसंख्या है बहुत कम हुआ करती थी। जैसे प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या तो 5040 बताई है, परंतु फिर भी जो एरिस्टोटल कह रहा कि जो वहाँ के नगर या राज्यों की जो जनसंख्या हुआ करती थी, जिनको पोलिस कहते थे, उनकी जनसंख्या हार्डली 5 से 10 हज़ार के बीच हुआ करती थी। और वहाँ के नगर राज्य के जितने भी जो नागरिक थे वे क्या प्रत्यक्ष रूप से कानून निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते थे, और उन कानूनों को लागू कौन अधिकारी करेंगे ये भी प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों के द्वारा ही तय किया जाता था। यदि उस कानून का किसी सीमा के अंदर या किसी स्तर पर उल्लंघन होता है, और उस कानून को जिसने इस कानून का उल्लंघन किया है उस उक्त व्यक्ति को दंडित करने का प्रश्न हो, तो जो उन कानूनों की जो व्याख्या करने का जो काम है या दंड देने का जो प्रावधान है न्यायाधीशों के द्वारा किया जाएगा, उनका भी जो चुनाव है वो जनता के द्वारा ही किया जाता था। ठीक है। परंतु वो उस समय संभव था जबकि प्राचीन यूनान की जो जनसंख्या 5 से 10 हज़ार के बीच हुआ करती थी। ऐसे समय के अंदर क्या है, जो लोग एक जगह एकत्रित होकर क्या करते थे, एक हेल्दी डिबेट डिस्कशन करते थे, और एक हेल्दी डिबेट डिस्कशन से क्या है, ऐसे कानूनों का निर्माण करते थे जो कि सभी लोगों को स्वीकार्य हो। ठीक है। परंतु यदि भी प्राचीन यूनान के नगर राज्यों की हम बात करें तो प्राचीन यूनान नगर राज्यों की जनसंख्या 5000 से या 10 हज़ार के बीच ही हम रख लेते हैं, तो उसमें से जो सिर्फ नागरिक ही शासन कार्यों के अंदर भाग लेते थे, विधायिका न्यायपालिका और कार्यपालिका के अंदर, उसमें महिलाएं होती थी, बच्चे होते थे, बुजुर्ग होते थे, या दास होते थे, या विदेशियों को उसमें शासन कार्यों के अंदर भाग लेने की अनुमति नहीं होती थी। इस तरह से यदि उनको हम निकाल भी दें तो प्राचीन यूनान की जो जनसंख्या वो कितनी बैठती होंगी, अब इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। यदि प्राचीन यूनान के अंदर आपने बेहतर तरीके से जानना है तो इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो है प्लेटो और एरिस्टोटल के बारे में, आपको मेरी पहले वाली वीडियो वो जरूर देख लेनी चाहिए। ठीक है। परंतु आज के समय में जब राज्यों की जो जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई है, और जहाँ पे सभी लोग प्रत्यक्ष रूप से कानूनों के निर्माण के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते, अपनी भागीदारी नहीं कर सकते, इसलिए इसका एक दूसरा रास्ता निकाला गया। ठीक है। क्योंकि आज कहीं पे भी हमारे पास इतनी बड़ी जगह नहीं है जहाँ पे क्या सभी लोग प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित हो सके, और एकत्रित होकर वहाँ पे क्या है, हेल्दी डिबेट डिस्कशन हो सके। यदि लोग एकत्रित हो भी गए तो वहाँ पे हेल्दी डिबेट डिस्कशन होना क्या है, बहुत मुश्किल है, और वहाँ पे क्या है, हल्ला गुल्लाई बहुत अधिक होगा जिससे कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है। इसलिए जनसंख्या बढ़ने के साथ क्या है, या परिवर्तित समय के साथ क्या है, लोकतंत्र के एसेंस को या उसके सार को थोड़ा बदला गया, और लोकतंत्र का जो प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र था जो कि प्राचीन यूनान के अंदर था, आज दुनिया के अंदर ऐसा लोकतंत्र तो हमें कहीं देखने को नहीं मिलता है, परंतु उसका ही दूसरा मॉडल या दूसरा विकल्प ढूंढा गया, जिसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हम कहते हैं, या प्रतिनिधियात्मक शासन प्रणाली कहते हैं, या इंग्लिश के अंदर हमें रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी कहते हैं। प्रतिनिधियात्मक शासन प्रणाली का मतलब होता है, या रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी का मीनिंग रहता है जहाँ पे लोग अपनी पसंद के अनुसार क्या है, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। जैसे भारत के अंदर हम क्या है, अपने इच्छा के अनुसार एमएलए का चुनाव करते हैं या एमपीज का चुनाव करते हैं सेंट्रल लेवल पे।
और वे जो विधायक है या वे जो एमपी है वे लोगों की इच्छा के अनुसार कानूनों का निर्माण करते हैं। इसलिए जो एमएलए और एमपी कानून का निर्माण करते हैं उसको ये समझ लिया जाता है कि ना केवल वे इनकी इच्छा है बल्कि वे जहाँ जिस भी क्षेत्र से वे चुने गए वहाँ के लोगों की इच्छा का क्या कर रहे हुए प्रतिनिधित्व करने वाला काम कर रहे हैं। आज के समय के अंदर क्या है, इस तरह का जो लोकतंत्र वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, परंतु दुनिया का एक ऐसा मुल्क है स्विट्जरलैंड जहाँ पे कि हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ एक फीचर्स हुए देखने को मिलते हैं, जैसे रेफरेंडम की बात होगी, इनिशिएटिव्स की बात होगी, प्लेबिसाइड की बात होगी या रिकॉल की बात होगी। वहाँ पे दुनिया का एक ऐसा देश सिर्फ स्विट्जरलैंड ही है जहाँ पे ये चार तरह के जो कंपोनेंट हुए आज भी हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि दुनिया का बाकी कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे कि इस तरह का प्रावधान हो कि जहाँ पे कि इस तरह का प्रावधान हो कि जैसे प्राचीन यूनान के अंदर डेमोक्रेसी थी, प्राचीन यूनान की डेमोक्रेसी के समान आज दुनिया के अंदर कहीं भी जो इस तरह की जो व्यवस्था है आज समय किसी भी अंदर ऐसी व्यवस्था कोई मौजूद नहीं है। जो स्विट्जरलैंड की हमने बात की, जो स्विट्जरलैंड के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जो 4 एलिमेंट्स या 4 फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर हमने बात की थी रेफरेंडम की बात है, इनिशिएटिव्स की बात है, प्लेबिसाइड की बात है या रिकॉल की बात है। जो स्विट्जरलैंड है जिसको हम प्रत्यक्ष चुनाव प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आज घर भी कहते हैं, वहाँ की जो जनसंख्या वो भी बहुत कम है। वहाँ के जो एक फेडरल सिस्टम वहाँ पे है और वहाँ के जो कैंटन्स है टोटल वहाँ पे 22 कैंटन्स है, कुछ एक फुल कैंटन्स है और कुछ एक वहाँ पे हाफ कैंटन्स है। ठीक है, वहाँ की जो स्विट्जरलैंड की जनता को जो कुछ एक अधिकार है जो कि बाकी देश दुनिया के बाकी देशों को वैसे अधिकार नहीं है। यदि हम उनकी बात कर लें फर्स्ट, उसके अंदर जो स्विट्जरलैंड की जनता को डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो घर हम कहते हैं, जो रेफरेंडम या जनमत संग्रह हिंदी के अंदर हमें कहते हैं। जनमत संग्रह या रेफरेंडम का मतलब होता है कि विधानमंडल के द्वारा या वहाँ की संसद के द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है वह तब तक लागू नहीं हो सकता या कानून के रूप में अंतिम रूप धारण नहीं कर सकता जब तक कि उसे लोग स्वीकार ना करें। इसका मतलब कि स्विट्जरलैंड की राज्य की विधायिका या वहाँ की जो संसद है जो भी कोई कानून बनाएगी उस कानून को वो तब तक पूरी तरह से लागू नहीं हो सकता कि जब तक कि उसे जनता अपनी स्वीकृति ना दे। इसका मतलब है कि जब वहाँ की जो विधायिका कानूनों का निर्माण करती है वह कानून क्या है लोगों के बीच वोटिंग के लिए रखा जाता है। यदि लोग उसके बहुमत के अंदर अपना वोट कास्ट करते हैं मतलब तो वह कानून लागू हो जाता है। यदि लोग क्या है उस कानून को अधिक मात्रा के अंदर उसे अस्वीकार करे तो वह कानून उसी वक्त क्या हो जाता है रद्द हो जाता है। यह है रेफरेंडम, मतलब कानून के संबंध में जो अंतिम स्वीकृति वहां से किससे लोगों से ली जाती है। परंतु हमारे देश के अंदर वैसा नहीं होता है। हमारे देश के अंदर अप्रत्यक्ष चुनाव या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हम इसे अगली वाली वीडियो के अंदर इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर हम खास तौर से भारत की एग्जाम्पल्स को आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाले हैं। स्विट्जरलैंड के अंदर जो रेफरेंडम है जनमत संग्रह वो अभी 2 तरह का है अपने आप में। एक तो कंपलसरी रेफरेंडम है और दूसरा ऑप्शनल रेफरेंडम है। एक तो मतलब अनिवार्य जनमत संग्रह है। अनिवार्य जनमत संग्रह का मतलब है ऐसा जनमत संग्रह जहाँ पे राज्य के जो विधायिका या संसद है उसके द्वारा कानून जो बनाया गया है वह तब तक लागू हो ही नहीं सकता जब तक कि लोगों के बीच उसे वोटिंग के लिए या लोगों की इच्छा जानने के लिए ना रखा गया हो। जैसे उदाहरण हम लेते हैं, स्विट्जरलैंड की जो विधायिका है यदि स्विट्जरलैंड के संविधान के अंदर वो कोई अमेंडमेंट करना चाहती है, कोई संशोधन करना चाहती है तो वह संशोधन तब तक लागू नहीं हो सकता कि जब तक कि लोग उसे अपनी स्वीकृति ना दे। मतलब यदि वहाँ के संविधान के अंदर कोई संशोधन करना है तो ऐसा कानून यदि कोई संसद लाती है, वहाँ की विधायिका लाती है तो उसको अनिवार्य रूप से लोगों के बीच यानी वोटिंग के लिए रखना ही रखना होगा। तब तक वो क्या है जो संविधान के अंदर संशोधन लोगों की इच्छा के बिना वहाँ पे नहीं किया जा सकता है। दूसरा है ऑप्शनल रेफरेंडम, मतलब ऐच्छिक जनमत संग्रह। ऐसा जनमत संग्रह जो कि जैसे संविधान के अंदर कोई संशोधन करना उसके समान अनिवार्य तो नहीं है परंतु वह सरकार की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है या लोगों की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। यदि स्विट्जरलैंड की विधायिका कोई कानून बनाती तो ये जरूरी नहीं कि अनिवार्य रूप से लोगों के बीच ही रखे, परंतु उस समय भी यदि स्विट्जरलैंड की विधायिका कोई कानून बना रही है तो स्विट्जरलैंड के अंदर ये कानून है कि यदि 90 दिन के अंदर स्विट्जरलैंड के 50,000 मतदाता या 8 कैंटन ये मांग करे कि सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया है
उसके संबंध में उसे लोगों की राय लेनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है, जो स्विट्जरलैंड की जो सरकार है वह लोगों के बीच जो विधायिका ने वहाँ का कानून बनाया उसको स्वीकृति के लिए उस कानून को पेश करती है, उसको बोलते हैं ऑप्शनल रेफरेंडम। सेकंड जो फीचर्स हमें स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर, उसको बोलते हैं इनिशिएटिव्स, मतलब प्रस्तावाधिकार भी बोलते हैं या आरंभक भी, उसे हिंदी में हम कह देते हैं इनिशिएटिव्स, हमें उसे खासतौर से इंग्लिश के अंदर कहते हैं। इनिशिएटिव्स भी दो तरह का है। इसका मतलब है कि स्विट्जरलैंड की जनता को ये खुद तय करने का अधिकार है कि स्विट्जरलैंड की जो जनता किस तरह के कानूनों के डिमांड वो कर रही है, और जो वे कानूनों की डिमांड कर रही है उसका प्रस्ताव स्विट्जरलैंड की जनता खुद भी तय कर सकती है, और उस प्रस्ताव को वे विधायिका को भेज सकती है, और विधायकों को ये अपील करती है कि आप उस कानून को क्या है हमारे ऊपर ही लागू करें। ऐसा भी जो प्रावधान है स्विट्जरलैंड के अंदर है। इनिशिएटिव्स के अंदर भी दो तरह के अलग अलग फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। एक तो फॉर्मुलेटिव इनिशिएटिव्स कहते हैं, यदि स्विट्जरलैंड की जो जनता है वो इतनी जागरूक है, इतनी वेल अवेयर है वो कि कानून के संबंध में सभी तरह की जो जानकारियां हैं वो रखती है, और जो वो प्रस्ताव बना रही है, मतलब जनता खुद ये महसूस कर रही है कि इसके संबंध में हमें नए कानून बनाना चाहिए, और स्विट्जरलैंड की जनता खुद कोई कानून बनाती है और वहाँ की सरकार के लिए भेज देती है, तो सरकार ने उस कानून को सिर्फ लोगों के ऊपर लागू करना होता है, बाकी उनका काम वहाँ पे नहीं रहता है। सेकंड है अनफॉर्मुलेटिव इनिशिएटिव्स। यदि स्विट्जरलैंड की जनता पूरी तरह से कानून का निर्माण तो नहीं कर पा रही, मतलब कानून के संबंध में जो उसकी बारीकियों की जो जानकारी नहीं रख पा रही है, परंतु मोटा मोटा खाका तैयार करके स्विट्जरलैंड की जो विधायिका उसके पास भेजती है और ये डिमांड कर रही है कि आपने इस संबंध पे कोई कानून बनाना है, उसको बोलते हैं अनफॉर्मुलेटिव इनिशिएटिव्स। ये भी जो प्रावधान है स्विट्जरलैंड के पास रहता है। थर्ड है प्लेबिसाइट, वो भी यहाँ का जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक महत्वपूर्ण बिंदु रहता है। प्लेबिसाइट का मतलब है कि राजनीतिक प्रश्न के संबंध में अंतिम स्वीकृति लोगों से समझ लेना, ठीक है। प्लेबिसाइट का मतलब होता है हिंदी में उसे क्या कहेंगे, प्लेबिसाइट को हम लोकमत संग्रह कहेंगे उसको, और रेफरेंडम को कहते हैं जनमत संग्रह। लोकमत संग्रह का मतलब होता है कि राजनीतिक प्रश्न के संबंध में अंतिम स्वीकृति लोगों से लेना। ये रेफरेंडम और प्लेबिसाइट के अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। प्लेबिसाइट का मतलब होता है कि कानून के संबंध में अंतिम स्वीकृति लोगों से नहीं लेना, परंतु राजनीतिक प्रश्न को लेकर अंतिम स्वीकृति लोगों से लेना। ये रेफरेंडम और प्लेबिसाइट के अंदर बेसिक और मूल डिफरेंस रहता है। जैसे रेफरेंडम का मतलब होता है कि कानून के संबंध में अंतिम स्वीकृति लोगों से लेना, और रेफरेंडम का मतलब होता है कि राजनीतिक प्रश्न को लेके अंतिम स्वीकृति लोगों से लेना या लोगों की इच्छा जानना। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर का हम एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने मैं रख रहा हूँ। जम्मू कश्मीर के संबंध में जो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अनेक बार ऐसा कह चुका है कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या है, प्लेबिसाइड होना चाहिए, मतलब राजनीतिक इच्छा उनकी जाननी चाहिए कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो किस तरफ जाना चाहते हैं, भारत के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। तो ये हो गया प्लेबिसाइड। और जो फोर्थ वहाँ पे जो कंपोनेंट या डायरेक्ट डेमोक्रेसी का हमें एलिमेंट देखने को मिलता है उसको बोलते हैं रिकॉल। यदि स्विट्जरलैंड की जो वहाँ का जो चुनाव है 5 साल के बाद होता है, यदि जनता का जो जिस प्रतिनिधि को उन्होंने चुना है वहाँ भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, यदि वहाँ पे जिस प्रतिनिधि को चुना और जिस वादे के साथ वे लोगों से उसने किए हैं, यदि वह लोगों की इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहा, या जितने वादे उसने लोगों से किए हुए सभी वादे पूरे नहीं कर पा रहा है, तो स्विट्जरलैंड की जनता के पास ये अधिकार रहता है कि वो उस प्रतिनिधि को समय से पूर्व भी वापस बुला सकती है। ये स्विट्जरलैंड के अंदर क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जो हमें कुछ एक जो एलिमेंट्स है वो देखने को मिलते हैं। हालांकि स्विट्जरलैंड के अंदर या दुनिया के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं कि जहाँ पे कि प्राचीन यूनान जैसा डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। हालांकि इनडायरेक्ट जब डेमोक्रेसी की हम बात करेंगे उसके अंदर हम भारत की एग्जांपल्स को ही मैं लेने वाला हूँ, और भारत की एग्जांपल के माध्यम से हम उसको सारी की सारी बात समझने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो प्राचीन यूनान के बारे में हमने समझा या स्विट्जरलैंड के बारे में हमने जानने की कोशिश की, वह आपकी परीक्षा के लिहाज से आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है। आपसे मैं फिर से अपील करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।